नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम लोग दोस्तों थेरेपेटिक्स के पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे। आपका पेपर है थेरेपेटिक्स और ये भैया DED स्पेशल एजुकेशन IDD का पेपर नंबर 9 है। और सेकेंड ईयर के जो भी छात्र हैं इनका भैया ये पेपर है। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो यूनिट 1 की आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। या भैया आप वीडियो लिस्ट बना जो आपकी है वहाँ से भी, और आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक शेयर कर दी गई है। तो यूनिट 2 में क्या कह रहा है कि यूनिट 2 में आपका जो भी विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चे हैं या विकासात्मक अक्षमता वाले जो बच्चे हैं, विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए मनोरंजन चिकित्सा मनोरंजक चिकित्सा की अवधारणा की आवश्यकता और महत्व, इस पर दोस्तों इस यूनिट 2.1 में आपकी चर्चा होगी। तो मनोरंजन चिकित्सा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मनोरंजन के रूप में जो भी आपका हमारे विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चे हैं, मनोरंजन गतिविधियों के द्वारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक सीमाएं और व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता, साथ ही साथ कार्यात्मक क्षमताएं और समग्र कल्याण में बच्चों का सुधार करना। यानी कि जो मनोरंजन की गतिविधियां हैं उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी: शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक सीमाएं, व्यक्ति को जीवन में गुणवत्ता, कार्यात्मक क्षमताएं और समग्र कल्याण में सुधार के लिए आवश्यकता में मदद करेगा। आपका जो मनोरंजन चिकित्सा है वो बच्चों को एक आकर्षक और सार्थक गतिविधि के लिए सुविधाजनक बनाना। मनोरंजन चिकित्सा गतिविधि जैसे आपका खेल संगीत हुआ, नृत्य हुआ, है ना, बागवानी करना हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनोरंजन चिकित्सा के अंतर्गत आपकी शामिल की गई हैं। इसमें अक्सर जो भी पुनर्वास या मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या समुदाय आधारित कार्यक्रम हैं, इनका उपयोग किया जाता है और बच्चों के या व्यक्तियों के लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा और सामाजिक संबंधों के विकास में मदद की जाती है। हम कह सकेंगे कि जो आपका अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, है ना, और आपका खेल कार्यक्रम हुआ, आपका नर्सिंग की सुविधाएं हुई, है ना, और आपका हम कह सकते हैं कि सामुदायिक केंद्र हुआ, है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से मनोरंजक उपचार जो है वो दिए जा सकते हैं। ऐसे ही आपका चिकित्सा के तौर पर अगर हम देखें तो अगर इसमें शामिल करें हम बच्चों की रुचियों को इसमें शामिल करें, तो रुचियों को अगर हम यहाँ पर शामिल करेंगे तो बच्चा को कला करा करके, यानी कि आर्ट करा करके, बच्चे को संगीत के द्वारा, बच्चे को खेल कूद के द्वारा, बच्चे को वीडियो गेम दिखा करके, है ना, बच्चे को नृत्य करा करके, है ना, जानवरों से बातचीत करा करके, बागवानी करा करके, कहानियों के द्वारा, है ना, या समुदाय और सांस्कृतिक चीज़ों के द्वारा हम बच्चे को मनोरंजन चिकित्सा जो है वो दे सकते हैं। आखिरकार लाभ क्या होंगे, इस मनोरंजन चिकित्सा के लाभ क्या होंगे? आवश्यकता हमने जान ली, अब लाभ पर बात कर लेते हैं। तो जो भी मनोरंजन चिकित्सा के रोगी के लिए उपचार किया जाएगा उसमें उनको सामुदायिक सेवाओं के उपभोक्ताओं को लाभ
पहुंचाया जाएगा, जिसमें मनोरंजन थेरेपी प्रतिभागियों के परिणामों को बढ़ाएगी और स्वास्थ्य देखभाल को जो लागत है उसको कम करेगी, जिसमें बच्चा सक्रिय रहेगा, क्योंकि अगर खेल खेल रहा है या बागवानी बच्चा कर रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है तो बच्चा वहाँ पर सक्रिय रहेगा। बच्चे को केंद्र में रख करके बच्चे के हिसाब से देखभाल की जाएगी और बच्चे को एक बढ़िया परिणाम इसके अंतर्गत प्राप्त होगा। जो भी सामुदायिक वातावरण है उसका निर्माण किया जाएगा और बच्चे के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, कौशल विकास को बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक जो भी विकलांगताएं हैं इनके प्रभावों को कम किया जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक विकलांगताएं इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है और बच्चे का भौतिक, बच्चे का सामाजिक, बच्चे का संज्ञानात्मक, है ना, इनमें सब में क्या है, बच्चे को स्वतंत्रता, है ना, इनमें सब में स्वतंत्रता लाई जा सकती है। और जो भी बच्चे हैं इनके जीवन काल में जो भी हस्तक्षेप है उनको किया जाएगा और इनको मूल्यों के द्वारा या मनोरंजन चिकित्सा के द्वारा इनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 2.2 की, जहाँ पर कहता है कि मनोरंजन चिकित्सा के प्रकार क्या हैं। मनोरंजक चिकित्सा के प्रकार क्या हैं? चिकित्सा के प्रकार, है ना, मनोरंजन चिकित्सा के प्रकार। तो हम कहेंगे ये जो आपकी मनोरंजन चिकित्सा है इसमें जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। और अगर हम ऐसे कहें, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको हम मनोरंजन चिकित्सा के द्वारा एक मूल्यवान उपकरण के रूप में देख सकते हैं, और ऐसे छात्र या ऐसे विशेष आवश्यकता वाले छात्र जिनकी क्षमताओं को सुधारने, उनके सामाजिक कौशल को विकसित करने और उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सार्थक गतिविधियों में जो चीज़ें हैं उनको संलग्न करने में मदद मिलती है। हम विशेष शिक्षा में शिक्षक के दृष्टिकोण और जो भी हमारे जो भी आपके मनोरंजन के उपचार हैं इनको बढ़ावा देंगे। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जो मनोरंजन के प्रकारों के अंतर्गत आप कला चिकित्सा करवा सकते हो, है ना, कला चिकित्सा करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत आप कहेंगे कला चिकित्सा क्या होगी, तो भैया इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो कि कला चिकित्सा मनोरंजन का ही एक रूप है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को उनके विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने और जो भी चिंता, तनाव, इसको कम करना और उनके आत्मसम्मान को सुधारने के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति का जो उपयोग है वो शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चे को ड्राइंग, बच्चे को पेंटिंग, बच्चे के लिए कोलाज को शामिल करना। ऐसे बच्चे जो ASD से हैं या बच्चे जो कह सकते हैं ADHD हैं, ADHD से हैं, है ना, तो इनमें क्या है कि हम लोग कला चिकित्सा का उपयोग करके इनके जो संभावित भावनात्मक विचार हैं, इनका जो विकार है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कला चिकित्सा के द्वारा इनको सहायता दे सकते हैं, सहायक बना सकते हैं। ऐसे ही संगीत चिकित्सा, संगीत के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि जो भी मनोरंजन आपका चिकित्सा है वो संगीत चिकित्सा के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन, संचार कौशल को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप बच्चा चिंता में है, तनाव में है ना, उसकी मनोदशा खराब है, तो भैया वहाँ पर भी बच्चे को हम बेहतर बना सकेंगे। बच्चे के लिए जो भी संगीत चिकित्सा है, इसके लिए गायन, है ना, वाद्य यंत्र गायन, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और सीमित रचना है जो इसमें शामिल की जाती है। इसके लिए बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए संगीत चिकित्सा विशेष रूप से सहायक है। ऐसे हम कहेंगे एनिमल असिस्टेड थेरेपी,
तो इसके अंतर्गत आपकी जो एनिमल असिस्टेड थेरेपी है, इसमें मनोरंजक थेरेपी का एक रूप है ये भी, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की चिंता और तनाव कम करने के लिए सामाजिक कौशल को सुधारा जाएगा और बच्चे का शारीरिक और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसमें प्रशिक्षित जानवरों का उपयोग किया जाएगा और पशु सहायता चिकित्सक साथ ही इनकी गतिविधियाँ, इन्हें पेंटिंग, ब्रश करना, कुत्तों और बिल्लियों और घोड़े, है ना, इसमें सबको शामिल किया जाएगा। और ऐसे जो भी हमारे ADHD बच्चे हैं या भावात्मक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं, है ना, तो इनमें पशु सहायता लेकर के हम लोग इनकी चिकित्सा कर सकते हैं। ये भी आपकी मनोरंजन थेरेपी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद है आपका फिजिकल थेरेपी। तो जो आपकी फिजिकल थेरेपी है, ये भी एक आपके मनोरंजक थेरेपी का ही एक रूप है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी शारीरिक कार्यप्रणाली को सुधार किया जाएगा, जो भी परेशानी है, दर्द है, इसको कम किया जाएगा और उनकी गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनके शारीरिक व्यायाम और गतिविधियों का उपयोग किया जाएगा और जो भी गतिविधियां हैं, खिंचाव, कह सकेंगे संतुलित अभ्यास, इनको शामिल किया जा सकेगा। फिजिकल थेरेपी के रूप में जो भी सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हुए या स्पाइना बिफिडा वाले बच्चे हुए, तो इनको भैया हम लोग इस थेरेपी के माध्यम से सही कर सकते हैं। ऐसे भी है आउटडोर थेरेपी। तो इस थेरेपी के अंतर्गत क्या होगा, आउटडोर थेरेपी भी आपका एक मनोरंजन थेरेपी का एक रूप है, जिसमें शारीरिक, भावात्मक और समाज के कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसमें बच्चा लंबी यात्रा, पैदल यात्रा, है ना, और हम कह सकेंगे कि यात्रा करवाएंगे और बच्चे को शिविर का आयोजन करवाएंगे, बच्चे को मछली पकड़ना, है ना, इन सभी गतिविधियों का हम लोग कह सकेंगे कि इनका हम लोग उपयोग करके जो भी हमारे ये दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे आपके ऑटिज्म, ASD, है ना, भावात्मक रूप से विक्षिप्त बच्चे, इनको हम लोग आउटडोर थेरेपी के माध्यम से बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। कह सकते हैं कि जो भी विशेष शिक्षा में एक शिक्षक का दृष्टिकोण है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समग्र कल्याण को बढ़ावा देना, मनोरंजन चिकित्सा का जो आवश्यक उपकरण है उनका उपयोग करना, बच्चों के लिए गतिविधियाँ और जो गतिविधियों में शामिल होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं जिससे बच्चे का भावात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिल सके। ऐसे हम लोग अकादमिक प्रदर्शन और बच्चे को जीवन को बेहतर बनाने के लिए समग्र गुणवत्ता को लागू करेंगे। उसकी जो पाठ्य योजना होगी उसको शामिल किया जाएगा, जो भी मनोरंजन चिकित्सक की जो चीज़ें हैं वो शामिल की जाएंगी, जो भी आकर्षक माहौल है इसको बनाया जाएगा और तैयार किया जाएगा। कह सकेंगे कि बच्चे के समग्र विकास को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके यूनिट 2.3 की, जिसको हम लोग बोलते हैं योगा थेरेपी। योगा थेरेपी के बारे में जानेंगे या योगा चिकित्सा के बारे में जानेंगे। इसमें जब हम लोग योगा चिकित्सा की बात करते हैं तो योगा या योग से हम कह सकते हैं कि इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव का जो शरीर है, आत्मा है, इनमें शांति और इसके बीच का जो सामंजस्य है, संतुलन है, इसकी स्थिति को बनाए रखने में जो योगा है वो बहुत काम में आता है, योगा थेरेपी काम में आती है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावात्मक पहलू इनको एकत्रित करना और बच्चे को स्वास्थ्य की ओर और कल्याण की ओर आगे बढ़ावा देना। योग चिकित्सा में आधारित जो शरीर है, मन है, उसको आपस में कह सकते हैं कि बेहतर बनाया जाएगा और किसी भी क्षेत्र में असंतुलन है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं उनको बच्चे को प्राप्त कराई जाएंगी। और जो भी शारीरिक आसन हुए जैसे या प्राणायाम हुए, है ना, या तकनीकें, जो विश्राम की तकनीकें होती हैं या आहार के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको योगा चिकित्सा में
बताया जाएगा। और योगा चिकित्सा देते समय हम कह सकते हैं जो भी बच्चे में लक्षण दिख रहे हैं, पारस्परिक चिकित्सा के उपचार, जो भी कोई पुराना दर्द है, चिंता है, अवसाद है, तनाव है, इन विकारों को भी हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा आसन हुआ, श्वास हुआ, श्वास व्यायाम, ध्यान या नैतिक सिद्धांत है ना, इसका दायरा जो है इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इससे होगा क्या, जो भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण जो है वो हो पाएगा। इसके उद्देश्य में मैंने बताया था अभी आपको कि जो भी हमारे शरीर है उसको मजबूती मिलेगी, हमारे शरीर में लचीलापन आएगा और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसको सुधारा जा सकेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा योग का उद्देश्य मानसिक और भावात्मक कल्याण में सुधार को लाना है। इसके लिए नियमित अभ्यास कराए जाएंगे। तनाव, चिंता जो है उसमें मदद मिल सकेगी और जो भी आंतरिक शांति है उसकी भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सकेगा। हम कह सकते हैं कि विकासात्मक शिक्षा में योग, विकासात्मक जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में योग, तो हम कहेंगे कि जो विकासात्मक दिव्यांग वाले बच्चे हैं चिकित्सकीय और समग्र दृष्टिकोण को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो विशेष शिक्षा है ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपका शारीरिक योग्य, चिकित्सकीय योग्य शारीरिक और मानसिक भावनात्मक कल्याण है उसके लिए हम बच्चे में बेहतर जो भी कह सकेंगे कि बच्चे को लाभ कहाँ पर मिलेंगे, तो भैया बच्चे को लाभ वहाँ पर मिलेंगे कि बच्चे का तनाव कम होगा या व्यक्ति का तनाव कम होगा, व्यक्ति की चिंता कम होगी, है ना। ध्यान, आकर्षण, कह सकेंगे कि बच्चा गहरी सांस लेना शुरू कर देगा, ध्यान, आकर्षण, विश्राम तकनीकी, है ना, इन सभी चीज़ों को। और बच्चे का जो सामाजिक कौशल है, बच्चे का जो सामाजिक कौशल है उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। सामाजिक कौशल के अंतर्गत कह सकेंगे कि ऐसे योग का हम अभ्यास कराएंगे जिससे बच्चे का सामाजिक कौशल, जिससे बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करना, उसकी क्षमता जो है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यही भैया आपका बच्चे जब ये सब करेगा तो बच्चा आत्म जागरूक होगा, आत्म जागरूकता मिलेगी और बच्चे का आत्म सम्मान जो है वो उसमें भी वृद्धि होगी। यानी कि योग के माध्यम से बच्चे के जो शारीरिक शरीर और उसकी भावनाएं हैं वो बेहतर होंगी, बच्चे का आत्मसम्मान उसको अच्छा मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी मिलेगी और बच्चा जागरूक हो जाएगा। बेहतर फोकस और ध्यान, बेहतर फोकस और ध्यान, योग के माध्यम से बच्चा शरीर और अपनी भावनाओं के बारे में बेहतर जागरूकता जान पाएगा और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा पाएगा। जो भी नींद है, बेहतर नींद, अगर नींद नहीं आ रही है तो योग के द्वारा सोने से पहले आराम करना और करने में मदद मिलेगी और जो भी बेहतर नींद है और समग्र स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि योग चिकित्सा के द्वारा जो भी व्यक्ति की ज़रूरतें हैं उनको अनुकूल बनाया जा सकेगा और इसके लिए प्रशिक्षण और चिकित्सक के द्वारा जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनको हम अनुभव में ला करके आगे बढ़ा सकते हैं, अनुभव में बढ़ा सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, है ना। इसके बाद में आपका आता है 2.4 में आता है आपकी प्ले थेरेपी में आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम कहेंगे कि प्ले थेरेपी क्या है, इसके अंतर्गत आपका नाटक आएगा, है ना, कि नाटक क्या है, स्पेशल ओलंपिक क्या है ना। आखिरकार जो हमारे विकासात्मक दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए प्ले थेरेपी क्यों आवश्यक है, और विशेष ओलंपिक के बारे में भी आपके पेपर में पूछा जाता है। विशेष ओलंपिक, इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अभी बताएंगे तो बिल्कुल याद रखिएगा। जब भी हम बात करेंगे प्ले की यानी कि नाटक की, प्ले की बात करेंगे यानी कि नाटक की बात करेंगे तो कहेंगे जो भी हमारे विशेष शिक्षा में दिव्यांग छात्रों के लिए खेलना और जो भी विकास है, ये क्योंकि खेलना ही हमारे जो बच्चे हैं इनको इनके विकास को बेहतर बनाएगा। इसके लिए खेल की जो गतिविधियां हैं इनको परिभाषित किया जाएगा। आनंददायक जो खेल हैं, जो बच्चा स्वतंत्र रूप से खेल सकता है, वो खेल वो आकर्षक अन्वेषण के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी विशेष शिक्षा में खेल का उपयोग सामाजिक कौशल, संचार, संज्ञानात्मक कौशल, मोटर कौशल, है ना,
इन सभी को बढ़ाने के लिए, बच्चों के सकारात्मक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, बच्चे में लचीलेपन का विकास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्ले थेरेपी का प्रयोग करते हैं, खेल चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। विशेष शिक्षा में खेल के द्वारा ही हम बच्चे को शिक्षक को एक बेहतर बना सकते हैं, खेल गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, मुफ्त खेल की योजनाएं बच्चे को दे सकते हैं और छात्र की जो गतिविधि है उसमें भी हम सहायता कर सकते हैं। जो भी सामान्य लक्ष्य हैं इनको प्राप्त कराएंगे बच्चे का। खेल के उद्देश्य और क्षेत्र पर अगर हम बात करें तो खेल का उद्देश्य है बच्चे के सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, बच्चे को अपनी बारी के बारे में पता होना, दूसरों से बातचीत करने के बारे में पता होना, आपस में चीज़ों को साझा करने के बारे में पता होना। संचार कौशल जिन बच्चों में कठिनाई है उनको हम खेल थेरेपी, प्ले थेरेपी के द्वारा सही कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों के संचार का विकास है ना, बच्चों की कम्युनिकेशन है, संचार का विकास, भाषा, खेल का उपयोग जो है वो भाषा और संचार कौशल में किया जाएगा, इसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे ही बच्चे का संज्ञानात्मक कौशल का विकास हो गया। संज्ञानात्मक कौशल में जब बच्चा खेल खेलेगा तो समस्या समाधान भी होगा, निर्णय लेने की भी जो क्षमता है बच्चे के अंदर आएगी, इससे बच्चे का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, है ना। विशेष छात्रों के रूप में इसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। बच्चे के मोटर कौशल का विकास, है ना। अब बच्चा हाथ से खेलने वाली क्रियाएं कर रहा है, पैर से खेलने वाली क्रियाएं कर रहा है ना, तो ये जो सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल है इनका विकास हो सकेगा, यानी कि बच्चा संतुलन और समन्वयन, आँख हाथ का समन्वय जो है उसमें सुधार आ सकेगा, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही संवेदी प्रसंस्करण, जो भी संवेदनाओं के द्वारा चीज़ें हैं बच्चा सीखेगा, जैसे चीज़ों को सुन करके, चीज़ों को बोल करके, है ना, स्पर्श करके, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा के खेल का जो दायरा है वैसे उसमें हम बच्चों को गतिविधियों को शामिल करके, खेल हुआ, पहेलियाँ हुई, प्ले हुआ, है ना, कला की गतिविधि हुई, संवेदी खेल हुआ, बाहरी खेल हुआ, है ना, इनकी द्वारा इनकी ज़रूरतों और रुचियों को पूरा करने के लिए इनको हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं को समायोजित किया जाएगा और जो भी खेल हैं, जो भी सिमुलेशन है, अकादमिक शिक्षा है, उसका प्रयोग किया जाएगा और इसका समर्थन किया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके मानसिक मंदित बच्चों के लिए गतिविधियों का आयोजन। आखिरकार मानसिक मंदित जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए किन किन हम गतिविधियों का आयोजित करेंगे, तो कहेंगे बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसे खेल को हम खिलाएंगे, ऐसे मानसिक मंदित जो हमारे बच्चे हैं उनको हम ऐसे खेल को खिलाएंगे जिससे कि उनके लिए हित और उनकी गतिविधियों को, उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाए और उनको प्राथमिकता दी जाए। ऐसे ही सामाजिक प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि जो सामाजिक कौशल है वो विकसित होगा, बच्चा बातचीत करना सीखेगा और बच्चा टीम वर्क करना सीखेगा, संचार कौशल करना सीखेगा। विजुअल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें गतिविधियां जो हैं चित्र माध्यम, चित्र प्रतीक माध्यम, है ना, लिखित निर्देशन, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जो भी गतिविधियां हैं इनको बढ़ाने के लिए अनुकूल गतिविधियों का प्रयोग किया जाएगा, एडेप्टेशन के साथ में इनको आगे बढ़ाया जाएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जाएगा। ऐसे ही संवेदी गतिविधियों में रंग हुआ, बनावट हुआ, गंध हुआ, इनकी पहचान कराई जाएगी। बच्चे को नृत्य करना, वाद्य यंत्र बजाना, ये कराया जाएगा। पेंटिंग, ड्राइंग, है ना, ये करना सिखाया जाएगा। और कैंची से गेंद को कैच करना हम कह सकेंगे, कैंची को पकड़ना हम कह सकेंगे, और हम कह सकेंगे कि आपका बाइक को चलाना, प्राकृतिक चीज़ों को देखना, ये सभी चीज़ें आपके खेल थेरेपी के अंतर्गत आ जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं बच्चों की, व्यक्तिगत रूप से जो आवश्यकता है उनकी गतिविधियों को कम किया जा सकेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं विशेष ओलंपिक की, है ना। स्पेशल ओलंपिक या विशेष ओलंपिक, इसको बिल्कुल क्या कहते हैं आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी खेल, स्वास्थ्य और शारीरिक कार्यक्रम है, इसके माध्यम से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाया जाएगा। और इसको सबसे पहले किसने भैया, तो हम कहेंगे यूनिस कैनेडी श्राइवर, है ना। इन्होंने 1968 में इसको स्थापित किया था और संगठन में 190 से अधिक देशों में इसको संचालित किया गया था, जहां पर 5 मिलियन से अधिक बौद्धिक जो बच्चे थे, जो विशेष बच्चे थे, उनको एथलीटों को सेवा प्रदान की गई थी। 5 मिलियन से अधिक और 190 देश, जो
आपका ओलंपिक है, विशेष ओलंपिक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया सबसे पहले यूनिस क्रेडिट सलाइवर, इसकी स्थापना, ठीक है, 1900, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 90 था, यहाँ पर 1968 और 190 से अधिक देशों को यहाँ पर शामिल किया गया। इसका विशेष ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों और वयस्कों को विभिन्न प्रकार के ओलंपिक जो खेल हैं उसमें साल भर में खेल को प्रशिक्षित करना, उनके एथलीटों को प्रोग्राम करना, और इसका महत्व क्या होगा, जो भी हमारे बच्चे होंगे इनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा मिल सकेगा, उनकी फिटनेस को बढ़ावा मिल सकेगा, जो भी आपका सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिल सकेगा, जो भी व्यक्तिगत विकास है बच्चे का वो हो सकेगा, और जो जागरूकता है बच्चे में वो मिल सकेगी। यानी कि जब बच्चा खेलेगा, जब विशेष ओलंपिक में बच्चा खेलेगा, खेल गतिविधियों में भाग लेगा, तो क्या होगा कि बच्चे की फिटनेस और कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, मान लीजिए कोई भी आपका बास्केटबॉल हुआ, गेंदबाजी हुई, है ना, जिस कार्यक्रम में बच्चा शामिल हो रहा है तो अपना वो शारीरिक विकास कर सकेगा। इससे क्या होगा, सामाजिक विकास भी होगा, बच्चे अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को साझा कर पाएंगे, समावेशन को बढ़ावा मिल पाएगा, और जो भी गतिविधियाँ कार्यक्रम हैं इसके अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। ऐसे ही व्यक्तिगत गतिविधियाँ जो हैं विशेष ओलंपिक है, या इसमें क्या कहते हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, बच्चा स्वतंत्र रूप से विकास करेगा और जो भी जागरूकता है इसको बढ़ावा मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 190 से अधिक देशों में ओलंपिक जो है उसको खेला जा रहा है, विशेष ओलंपिक है जो उसका कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसकी मेज़बानी जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसकी मेज़बानी होती है। विभिन्न जो भी स्थान है उसमें 2 सालों में इसका आयोजन किया जाता है, और इसके लिए कह सकते हैं भारत में भी 1988 में सक्रिय रूप से विशेष ओलंपिक जो था वो मनाया गया था। 30 राज्यों से अधिक जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के संचालित किया गया था, और वो जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे थे 1.5 लाख जो एथलीट थे वहाँ पर प्रतियोगी, या हम कह सकते हैं उन्होंने प्रतियोगिताओं में अवसर लिए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकेंगे कि विशेष ओलंपिक जो भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में इसका प्रभाव है, भारत के साथ साथ, और बौद्धिक अक्षम बच्चों को शामिल करने के लिए इसको स्वीकार किया गया, और जो भी इसकी जो बच्चों की क्षमताएं हैं और जो भी प्रतिभागी हैं यहाँ पर, इनको प्रदर्शन करने के लिए एक नए अवसर है ना, ये यहाँ पर बच्चे को दिए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी यूनिट 2.5 की, और यूनिट 2.5 में आपका म्यूज़िक है, म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में, और जो भी आपका आर्ट है, प्रदर्शन कला है, परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके बारे में। तो संगीत, चिकित्सा या म्यूज़िक, तो हम कहेंगे दिव्यांग बच्चों को सीखने, जुड़ाव और आत्मव्यक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, संगीत और कला का प्रयोग करेंगे। संगीत में बच्चों के जो हस्तक्षेप की सुविधाएं हैं, ऑटिज्म बच्चे हों चाहे हमारे डाउन सिंड्रोम बच्चे हों, है ना, इनके लिए विभिन्न अक्षमताएं, इनमें मदद मिल सकेगी। जो भी सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक कौशल हैं इनको विकसित किया जा सकेगा। जो भी संगीत चिकित्सा है इसके द्वारा बच्चों में संवाद, बच्चों को चीज़ों को व्यक्त करना, मोटर का समन्वयन होना, यानी कि सूक्ष्मगामक और स्थूलगामक कौशलों का समन्वयन होना, और व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। बच्चे को नाटक के द्वारा, नृत्य के द्वारा, विशेष शिक्षा में एक अच्छा उपकरण इनको मिल सकेगा, और इनकी गतिविधियों में आत्मसम्मान, रचनात्मकता और कौशल में विकास किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो भी हमारे शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं इनको भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सकेगा, इनकी भी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकेगा। उद्देश्य क्या होंगे, विकासात्मक विकलांग बच्चों के लिए संगीत और प्रदर्शन का उद्देश्य समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक कौशल को भी विकसित करना। क्षेत्र क्या होंगे, कहेंगे भैया जो भी क्षेत्र हैं, संगीत प्रदर्शन किया जाएगा, गायन, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य, अभिनय, है ना, और ये जो गतिविधियां हैं इनमें इनको शामिल किया जाएगा, और अक्षमताओं को कह सकते हैं इनके वातावरण को संलग्न करके अवसरों को बढ़ाया जाएगा। जो भी बेहतर समाजीकरण है, संगीत और प्रदर्शन की कलाएं, दूसरों की बातचीत, सामूहिकरण अवसर, इनको प्रदान किया जाएगा, टीम वर्क में काम किया जाएगा, और सामाजिक कौशल जो है उसको विकसित किया जाएगा। बच्चों की रचनात्मकता बढ़ेगी, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब ये चीज़ें होंगी तो बच्चा संज्ञानात्मक कौशल भी बच्चे का बढ़ेगा, यानी कि ध्यान, स्मृति, समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ेगी। रचनात्मकता में
बच्चा नई नई चीज़ों को सीखेगा, रचनात्मक कौशल करेगा, कल्पनाशीलता बढ़ेगी बच्चे की, है ना। और जो स्वास्थ्य शरीर है उसका भी समन्वयन कर पाएगा। यानी कि जो भी बच्चा है, जो भी व्यक्ति है, हम संगीत के द्वारा, कला प्रदर्शन के द्वारा उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और उसकी एक बेहतर पहुँच का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से भैया आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलता हूँ नए वीडियो में। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।